बात करते हैं आगे के आउटलुक की और अब 2025 के लिए कमाई की बड़ी थीम क्या रह सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे एसेट कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूशनल बिजनेस डिवीजन के डायरेक्टर मनीष जैन हमारे साथ बने हुए। मनीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। 2024 तो काफी वॉलेटाइल ईयर रहा और हमने कुछ थीम्स को आउट परफॉर्म करते हुए भी देखा तो कुछ ने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन अगर हम 2025 की बात करें तो पहले तो जनरल व्यू, क्या ये साल भी वॉलेटाइल ईयर रहेगा? क्या चैलेंजेस रह सकते हैं? क्या कोई ऐसा फैक्टर भी है जो मार्केट के लिए रिस्क पॉइज कर सकता है? थैंक यू दीपाली जी। सबसे पहले तो आप सभी को और आप सभी की टीम को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बात करें तो 2025 की तो चैलेंजेस देखिए आने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब जनवरी में ट्रम्प ऑफिस एज्यूम करेंगे तो वहाँ से पॉलिसी के मूवमेंट्स कैसे होंगे, अ, उस पर से एक वोलेटिलिटी डेफिनेटली बनी रहेगी। दूसरा, अगर अपन पिछले 4 साल की बात करें तो 2020 से 2024 तक इंडियन मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और यूएस मार्केट्स ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 2025 में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से रिटर्न निकाल पाना ब्रॉडर मार्केट से इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि एक 3-4 साल का अच्छी तेजी मार्केट ने देख ली है। तो मेरा मानना यह है कि वोलेटिलिटी बनी रहेगी, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक आपको काम करना पड़ेगा। और पिछली बार भी अपनी एक बात हुई थी कि थोड़ा अगर हम कैश में रहते हैं इस वोलेटाइल मार्केट में तो एक लमसम अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा मिलेगी 2025 में। अ, एक आप कह रहे 2025 में अपॉर्चुनिटी, मनीष जी गुड आफ्टरनून, मिलेगी ज़रूर। लेकिन क्या ड्राइव कर सकता है उस अपॉर्चुनिटी को? क्योंकि देखिए सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बाद डर यही बैठ गया है कि अर्निंग्स जो एक हुक्म का इक्का हुआ करते थे, एटलीस्ट टिल Q1 ऑफ FY25, उसमें उतना चार्म रहा नहीं, शायद और ड्रैग देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन एक और सिरदर्द है। क्या वो रेट कट का सिलसिला जो होपफुली फरवरी में शुरू होगा, क्या वो ड्राइव कर सकता है? बड़ा ड्राइविंग फैक्टर, ड्राइविंग फोर्स क्या रहने वाला है 2025 का? गुड आफ्टरनून। नहीं, आपकी बात सही है कि अर्निंग से काफ़ी बड़ा ड्रैग रहा है और अर्निंग्स पर अभी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ओवरऑल अगर अपन देखें तो अभी भी फेयरली वैल्यूड है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कुछ एक अंडर वैल्यू कैटेगरी में चला गया है। किसी वजह से अगर आपकी क्वार्टरली अर्निंग फिर से खराब आती है तो मार्केट में करेक्शन का लेग एक बार आपको और दिख सकता है। और रही बात ड्राइव करने की, तो छोटे मोटे सेंटीमेंट्स आते रहते हैं जिसको हम एक कभी सेंटा रैली बोल देते हैं, कभी प्री बजट रैली बोल देते हैं। लेकिन फंडामेंटली अर्निंग्स की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा जो मिड जनवरी से चालू हो जाएंगी। रही बात इन्फ्लेशन की, तो एक रीडिंग जो अभी आई है वो थोड़ी अच्छी है, लेकिन पॉलिसीज की अगर अपन बात करें तो यूएस में अगर आपके कॉरपोरेट टैक्स में कमी आती है या फिर आपकी जो एक ट्रेड टैरिफ वाली पॉलिसी आती है, अभी ऐसा व्यू बन रहा है कि ट्रम्प की पॉलिसीज इन्फ्लेशनरी हो सकती हैं। इसलिए एफओएमसी की जो मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने एक कॉशियस व्यू लिया और हो सकता है अगली मीटिंग में रेट कट की बात ना हो, क्योंकि एक डिसेंटिंग वोट ऑलरेडी आ चुका था। तो ये यहाँ पर जब तक आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता अर्निंग पर और इन्फ्लेशन की रीडिंग आपकी ओवरऑल कंटेन हो चुकी है, तब तक आपको ट्रिगर मिलने मुश्किल है। ओके, तो मनीष जी गुड आफ्टरनून। आप कह रहे हैं कि सेंटा रैली या प्री बजट रैली, अब सेंटा रैली तो फेल हो गई, तो क्या अगर कोई प्री बजट रैली आएगी तो वो भी फेल होगी फिर? और क्या मार्केट फिर जो रीसेंट लोज थे उनको ब्रेक करेगी? और क्या मतलब एक नेगेटिव रिटर्न्स की भी का भी रिस्क रहेगा अगले साल? अनुज जी, बात यही है कि सेंटा रैली डेफिनेटली फिजल हुई। बजट रैली मुझे नहीं लगता कि एक सेंटिमेंटली अगर एक पॉजिटिव व्यू बजट रैली में बन भी जाता है तो जब तक आपके इन्फ्लेशन की रीडिंग हुई या फिर आपके क्या बोलते हैं अर्निंग्स, ये दोनों चीज़ें काफ़ी तरीके से तय करेंगी। और इसके बाद अभी एक काफ़ी बड़ा फेरबदल हो रहा है। नया प्रेसिडेंट की नई पॉलिसीज बनेंगी, उसमें किस तरीके से चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। तो कॉशियस व्यू एक आपको हमेशा अभी मार्केट में लेकर चलना ही पड़ेगा। रही बात आपका जो एक कमेंट है कि क्या ये रिसेंट लो ब्रेक हो सकता है, कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जा चुका है।
इसको अगर अभी लो ब्रेक करने के लिए ट्रिगर तब मिलेगा जब अर्निंग्स काफी ज्यादा खराब हो जाती हैं, तो डेफिनेटली हम एक नए लो की तरफ चले जाएंगे अगर अर्निंग सपोर्ट नहीं करती हैं तो। सबसे ज़्यादा जो शॉकर था वो एफएमसीजी में था, खासतौर से एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में। यहाँ पर आपको लगता है क्या कि अभी और ज़्यादा पेन है, स्पेशली वैल्यूएशन का करेक्शन अभी और बाकी है? वैल्यूएशन का करेक्शन अनुज जी बाकी हो सकता है, और अगर आपके अर्निंग्स में सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है तो डेफिनेटली अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हैं मार्केट में अंदर जाने के लिए। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो वैल्यूएशन में एक सुधार दिख सकता है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कुछ देर पहले हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। ये जो पूरा ईएमएस का रेवोल्यूशन उभर कर आया है, जो क्रांति उभर कर आई है स्टॉक्स के जरिए, इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी रहेगी? क्योंकि 2024 में ये स्प्रिंकल होके स्टॉक्स कुछ कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में आए, ये मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है, कई सारी अपॉर्चुनिटीज की बात की इन्होंने। ये कितना एक लुक्रेटिव स्पेस रह सकता है 2025 में? देखिए, जो अर्शदा जी नए सेक्टर आ रहे हैं उसमें हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, और इन नए सेक्टर से कहीं ना कहीं आपके एक नए जो मिड कैप वैल्यूएशन पर स्टॉक आते हैं, वहाँ पर ये स्टॉक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जो लार्ज कैप बन सकते हैं। मैं एक पर्टिकुलरली स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि कई आईपीओज अगर आप देखें तो उनमें कई बहुत सारी अच्छी कंपनियां आई हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, और ये कंपनियां कंटिन्यूसली काफी अच्छे रिटर्न देती आ रही हैं। नया सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है। इन पर अगर अपन नजर बनाकर रखते हैं तो इस तरीके के जो स्टॉक्स आते रहते हैं वो 2025 में आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे। एक अनुज जी ने एशियन पेंट से रिलेटेड बात की थी जिस पर थोड़ा डिस्कशन नहीं हो पाया। ये लार्ज कैप कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर एक सिलेक्ट बेसिस पर थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देती रहेंगी, जिसमें मार्केट को एक व्यू बनाना पड़ेगा कि अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी आ गई है, मैनेजमेंट एग्जिट पर क्या व्यू है, अर्निंग्स पर क्या व्यू है। बट कहीं ना कहीं एक मार्केट डिसलोकेशन आपको अपॉर्चुनिटी देता है इन बड़े काउंटर में पोजीशन बनाने की। जब ये काउंटर सेटल हो जाते हैं तो ये काउंटर भी आपको एक 25 से 30%, 35% तक का रिटर्न देने की संभावना रखते हैं। हमने ये देखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी ये हुआ है, मारुति सुजुकी में भी ये हुआ है। सो स्पेसिफिकली एशियन पेंट्स की बात ना करें, अगर इस टाइप के स्टॉक आपको कभी अपॉर्चुनिटी देते हैं और एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि यहाँ से इनमें टर्न अराउंड चालू होगा, तो डेफिनेटली इस तरह के काउंटर पे नजर रखी जा सकती है। और हर्षिता जी, आपका सवाल, पीजीईएल टाइप के जो स्टॉक हैं वो आते रहेंगे, उन पर नजर रखें। और कई बारी इस तरीके के स्टॉक जो हैं वो अच्छी हुई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं, और 2025 एक स्टॉक स्पेसिफिक ईयर रहेगा मेरी राय में। हाँ, ये स्टॉक्स ऐसे आते रहते हैं। दिक्कत ये है कि जब आ जाते हैं उसके बाद पता चलते हैं, पहले नहीं पता चलते। मनीष जी, ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे ही रहती है कि पहले पता चलने तो समझ में आए। अच्छा, खैर, एनीवे, दो सेक्टर्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया इस साल वो है आईटी और फार्मा। फार्मा तो खैर शायद सबसे शानदार इंडेक्स रहा इस साल का, 34% रिटर्न्स दिए। आईटी ने भी 25% के करीब के रिटर्न्स दिए, और ज़्यादातर इन दोनों इंडेक्स में हमने एक चीज़ देखी कि वॉलेटिलिटी नहीं थी। क्या अगले साल भी ये थीम कंटिन्यू करेगी या ये सिर्फ इस साल की थीम थी आपके हिसाब से? अनुज जी, मुझे लगता है आईटी कंटिन्यू करेगा। पिछली बार भी जब अपनी बात हुई थी तो आईटी को लेकर मेरा व्यू पॉजिटिव था, और उस पॉजिटिव व्यू को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा 2025 में भी। रही बात फार्मा की, तो फार्मा में देखिए, थोड़ा सा एक डिवाइड करते हैं अपन हेल्थ केयर और फार्मा के बीच में। तो हेल्थ केयर में आरओई एक्सपेंशन जो है उसमें थोड़ा समय लग सकता है। फार्मा में सिलेक्ट बेसिस पे अपॉर्चुनिटी आएंगी। सीडीएमओ में बायोसिक्योर की वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, तो उन स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है। फार्मा में मुझे लगता है कि एक जो ब्रॉड बेस रैली आपको मिली है 2024 में, वो 2025 में मुझे मुश्किल लगता है। सेगमेंट स्पेसिफिक जाना पड़ेगा फार्मा में अपने को। ओके, ऑटो में हमने देखा एक मिक्स बैग रहा है, जहाँ पर द लाइक्स ऑफ M&M ने आउट परफॉर्म किया, लेकिन मारुति, टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत ही फीका साल रहा।
2025 वाला साल किस तरह का साबित रहेगा? ये क्या हाइब्रिड वाली थीम और जोर पकड़ेगी? ईवी कितनी लास्ट होती हुई दिखाई देगी? आपका आकलन क्या है और आप किस पर ज्यादा दाव खेलना चाहेंगे? पैसेंजर व्हीकल में थोड़ा डिफेंसिव जाएंगे हर्षदा जी 2025 में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको टू व्हीलर में बेहतर मिलेंगी या ट्रैक्टर सेगमेंट में बेहतर मिलेंगी। थोड़ा सा सीवी की तरफ भी हम देख सकते हैं, जिस तरीके से ओवरऑल हम गवर्नमेंट केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की बात करते हैं, वहाँ से सीवी को एक बूस्ट मिल सकता है। जिस तरीके से रूरल स्पेंडिंग के डेटा थोड़े अच्छे आए हैं, वहाँ से आपको टू व्हीलर और ट्रैक्टर्स में बूस्ट मिल सकता है। आपकी जो सोइलिंग है या फसलों की बात करें, जिनकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन भी नीचे आ सकता है, एमएसपी जिस तरीके से तय हुई है, तो मैं थोड़ा सा टू व्हीलर और ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल की तरफ जाऊंगा। पीवीज की तरफ 2025 में शायद उतना नहीं जाएंगे। रही बात हाइब्रिड की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो मार्केट है और जिस तरीके से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये गेम हाइब्रिड का है। प्योर प्ले ईवीज को पेनिट्रेट करने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। तो जो भी कंपनी एक हाइब्रिड पर फोकस करती है पैसेंजर व्हीकल में, उसके रिटर्न शायद अच्छे रहेंगे। हमने कई सारी न्यू थीम्स की बात की, तो ये स्विगी जोमेटो को मेंशन करना आई थिंक एसेंशियल हो जाएगा। उसके बाद उसके बिना बात अधूरी रह जाएगी। अब जिस तरह का कमाल इस साल देखने को मिला है, ये सिलसिला जारी रहेगा? विल दे कंटिन्यू टू आउटडू देमसेल्व्स? ओवरऑल अगर सेगमेंट की बात करें तो आई थिंक एज अ प्लेटफॉर्म, अब जिस तरीके से इनके नतीजे आए हैं, जिस तरीके से कुछ जो कंपनियां हैं उन्होंने अच्छे बॉटम लाइन दिखाने चालू किए हैं और मार्केट शेयर भी एक इन्होंने बनाना चालू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जोमेटो और स्विगी या नए प्लेटफॉर्म वाली कंपनियों की अगर बात करें, तो ये नए प्लेटफॉर्म की कंपनियां आगे आने वाले साल में अच्छा करेंगी, क्योंकि कंज्यूमर को एक तरीके से इनकी आदत लग रही है और इनका जो ओवरऑल टोटल एड्रेसेबल मार्केट शेयर या टैम की बात करें, वो जो नई नई ऑफरिंग से लेकर आ रहे हैं उससे बढ़ता जा रहा है। और काफ़ी स्मार्टली इनका जो मैनेजमेंट है, जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, उसको ऑप्टिमाइज भी करते जा रहे हैं। तो जो नए प्लेटफॉर्म है उसमें अगर एक स्मार्ट मैनेजमेंट पर अगर अपन बैठ लें, ओवरऑल मार्केट पर अगर अपन बैठ लें, तो ये कंपनियां मुझे लगता है आगे आने वाले साल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे लिए समय निकालने के लिए। प्लेजर स्पीकिंग टू यू और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को थैंक यू वेरी मच।